चलो दोस्तों, मैं आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने 1 से 20 क्वेश्चन आप सबको करा दिए थे। 1 से 20 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग इस फिजिक्स सेक्शन के अगले 20 क्वेश्चन करेंगे 21 से लेकर के 40 तक। ठीक है, आज टारगेट रहेगा 21 से लेकर के 40 तक। चलिए दोस्तों, फिर समय को बिना बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, आपके सामने लिखा गया है। जरा इसे एक बार आप लोग पढ़िए, फिर हम इस पर समाधान आपको बताते हैं। लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। जूल नहीं है, ठीक, जूल। अब आप बताइए, अगर यांत्रिक जूल है तो यांत्रिक जूल के लिए तो हम लोग बात करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये खुद मात्रक ही है, तो इसकी बात क्या करना। कार्य का मात्रक अगर आप लोग देखें तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा भी, कार्य और ऊष्मा में कोई अंतर नहीं है, तो ऊष्मा का मात्रक होता है। लेकिन सामर्थ्य का मात्रक नहीं होता है। सामर्थ्य के मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो सामर्थ्य को ही शक्ति कहा जाता है, और शक्ति का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। ठीक। और इसी वाट का एक और मात्रक होता है, इसी शक्ति का एक और मात्रक होता है एचपी, हॉर्स पावर। और आप जानते होंगे कि 1 एचपी बराबर 746 वाट, 746 वाट होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो आपका विकल्प सही होगा सामर्थ्य। ठीक है, आपका विकल्प सही होगा सामर्थ्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप सबको मजा आ रहा है ना प्रैक्टिस सेट करने में? कुछ सीख रहे हो कि नहीं? चलो सीखते रहिए अच्छे से। लिखा है, दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लें। एक बात याद रखिए, जो किसी चीज को देखने के लिए जो एक निश्चित दूरी होती है, जो समान दूरी होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। अगर 25 सेंटीमीटर नजदीक या दूर की कोई वस्तु है, नहीं दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि आंख में रोग है। नहीं तो आंख में कोई रोग नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं 40 सेंटीमीटर से निकट, 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है, तो उसे साफ बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको मैं थोड़ा सा प्रूव करके बता दूं। 40 सेंटीमीटर है ना, देखिए मैं यहाँ पर सवाल लगा देता हूँ, इस सवाल को थोड़ा हल कर देता हूँ। तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। 1/f बराबर, ये फोकस दूरी का है ना, 1/v। अब अगर वो कह रहा है कि पहली बात तो आप जानिए कि ये 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो u बराबर तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन कह रहा है ये जो दूरी है v, वो 40 सेंटीमीटर है। तो इसको नजदीक बनाने के लिए आपको कितने फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा? तो यही f की वैल्यू आपको निकालनी है। तो f की वैल्यू निकालोगे तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/u मतलब 25। ये आप हमेशा समझते रहा करिए, निकटतम दूरी 25 रखने, 1/40। अगर इसे हम देखें तो इसका लस हो जाएगा हमारा 200, 25 अट्ठे 200 और 40 पंचे 200, तो ये आएगा 3/200। तो आया कितना? 1/f इक्वल टू 3/200। तो जब f की वैल्यू निकालनी होगी तो उल्टा कर दोगे, तो ये आएगा 200/3। तो 200/3 फोकस दूरी की, सेंटीमीटर की अगर फोकस दूरी है, 200/3 सेंटीमीटर की अगर फोकस दूरी है, तो वो चश्मा, अगर वो लेंस आप उसमें लगा देते हैं तो वो सही हो जाएगा। अब बात आती है कि इसमें कौन सा लेंस लगाया जाए। तो अगर दूरदृष्टि दोष होता है तो वस्तु जो होती है, वो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बन के उसके पीछे बनने लग जाता है, उसकी रेटिना पर न बन के उसके पीछे बनने लग जाता है। तो जो पास की वस्तु होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यही एक कारण बनता है। फिर से एक बार मैं बोल देता हूं कि अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो वस्तु की जो प्रतिबिंब बनती है, अर्थात वस्तु की जो फोटो बनती है, वस्तु की जो तस्वीर बनती है, वो रेटिना पर नहीं बनती। जब तक रेटिना पर नहीं बनेगी कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगी। तो रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बन जाती है। अब अगर कोई वस्तु पीछे बन गई तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको आगे बढ़ा करके आपको रेटिना पे लाना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? रेटिना पे लाना पड़ेगा। और अगर रेटिना पे लाना है तो उसकी फोकस दूरी कम या ज्यादा करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि ये जो व्यक्ति है वो दूरदृष्टि दोष का, अभी से मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों, व्यक्ति जो है वो दूरदृष्टि दोष का है। व्यक्ति जो है वो दूरदृष्टि दोष का है। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष का वो व्यक्ति है ना। तो अगर वो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष का है
तो दूरदृष्टि दोष वालों के लिए जो चश्मा प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। और अगर निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो इसके लिए आपको अवतल लेंस, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें विकल्प आपका क्या सही होगा? सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस अगर आप प्रयोग करेंगे तब ये बात आपकी एकदम सही होगी, तब आंख एकदम सही वो चीजों को देखने लग जाएगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? देखिए भैया जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? कह रहे हैं शक्ति का मात्रक कौन सा नहीं। अब भैया शक्ति का मात्रक आ गया, तो शक्ति का मात्रक आप लोग एक बात तो पहले जानते हैं कि वाट तो होगा ही होगा, वाट तो होगा ही होगा। और आप जो लोगों को बता दूं कि जो शक्ति का मात्रक होता है वो होता है W/T। क्या होता है? पावर बराबर W/T। W बराबर मतलब कार्य, तो अगर कार्य का मात्रक देखें तो हो जाएगा जूल, और टी मतलब समय, तो ये हो जाएगा समय, जूल प्रति सेकंड। इसका मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड। अब अगर जूल प्रति सेकंड से हम लोग देखें तो कौन सा मात्रक है निम्नलिखित में शक्ति का? अच्छा कौन सा है? तब तो भाई ये वाला सही है, सीधा सीधा दिख गया। 23 का बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन मस्त एकदम सवाल है। कह रहे हैं लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता रहता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक का है? तो एक वैज्ञानिक, एक यूनानी वैज्ञानिक हुआ करते थे आपके आर्किमिडीज। कौन हुआ करते थे? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने ही उत्प्लावन का सिद्धांत, एक उत्प्लावन का बल का सिद्धांत उन्होंने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाए तो वह वस्तु द्वारा हटाया गया जल का भार उसके भार के बराबर होता है। ठीक है, ये बात उन्होंने कहा था। तो अगर मान लीजिए कि जैसे कोई गोली डाल रहे हैं पानी में डूब जा रहे हैं, इसका मतलब जो हटाया गया जल है उसका भार इस गोली के भार से कम है, अर्थात इस गोली का भार अधिक हो जाता है, इसलिए ये डूब जाती है। और जो जहाज होता है वो इस तरीके से बनाई जाती है, इस तरीके से बनाई जाती है जिससे क्या होता है उसके द्वारा हटाए गए जल का जो भार होता है वो उसके इसके भार से बहुत अधिक होता है, इसलिए ये भार जहाज का भार कम हो जाता है और उसके ऊपर वो तैरती रहती है, उस प्लावन बल यहाँ पर लगता रहता है और ये तैरती रहती है। इसमें भी 3 प्रकार की स्थितियां बनती हैं, एक तो एकदम डूब जाए, एक तो डूब डूब के तैरे, और एक तो एकदम ऊपर ऊपर तैरे। जैसे थर्माकोल वगैरह पानी फेंक देते हो तो क्या होता है? एकदम ऊपर ऊपर तैर रहा होता है। लेकिन जैसे कभी कभी कोई प्लास्टिक का मग वगैरह है, अगर उसमें पानी भर के डाल दो किसी में तो देखो डूब डूब के तैरता रहता है। और कोई गोली वगैरह होती है वो अंदर एकदम बैठ जाती है। तो ऐसे 3 प्रकार के सिद्धांत उन्होंने बताया था आर्किमिडीज जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो पहले तो ये जानो जड़त्व आघूर्ण का कई प्रश्न इससे बता देता हूं। जैसे जड़त्व का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने। लेकिन गैलीलियो बेचारा बुजुर्ग आदमी था, वो बहुत अच्छा उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तब तक आ गए हमारे कौन? चचा न्यूटन। कौन आ गए? न्यूटन आ गए। और न्यूटन ने क्या किया भैया? इसका विस्तृत व्याख्या कर दिया, तो पूरा श्रेय किसको चला गया? न्यूटन को चला गया। लेकिन आज भी अगर पूछता है गैलीलियो का, सॉरी क्या कहते हैं, आघूर्ण का नियम सबसे पहले किसने दिया? तो गैलीलियो ही आप लगाया करिए, गैलीलियो ने ही दिया था। ठीक है, अब कह रहे हैं जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो जड़त्व आघूर्ण पहले होता क्या है ये जानिए। तो जड़त्व आघूर्ण जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, उसकी ये दूरी और उस पर लगाया गया बल, जो गुणनफल उसका वर्ग का जो होता है, जैसे अगर हम लोग कहें पिंड है उसका द्रव्यमान और उसकी जो दूरी है, अगर उसका हम लोग वर्ग कर दें, जैसे अगर इसका समीकरण देखें तो ये होता है आई बराबर समेशन mr²। तो अगर इसकी दूरी का वर्ग और उसका भार ना, उसका द्रव्यमान का हम आपस में गुणा कर दें तो जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। तो अगर हम लोग इसी को प्रूव करना चाहें, इसी को थोड़ा सा देखना चाहें, आई बराबर mr², अगर बस इतना लिखे समीसों में से हटाते तो यम का होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का होगा किलोग्राम,
आप लोग जानते ही हैं, द्रव्यमान का होगा किलोग्राम ना भैया। और अगर आर देखें तो इसका होता है मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक भी विकल्प सही नहीं है, ये सब गलत है। तो इसका मात्रक आप लोग जानिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह दर्पण कौन सा हो सकता है? कह रहे हैं प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, दर्पण कौन सा? याद रखिएगा, दो प्रकार के दर्पण ऐसे होते हैं जिसमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, तो वो दर्पण होते हैं समतल और या उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में देखेंगे तो भी ऐसा होगा, उत्तल दर्पण में देखेंगे तो भी ऐसा होगा, जैसे हम सब अपने घरों में देखते हैं। ठीक, तो 26 का विकल्प हुआ ए सही। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा। एक बात आप जानिए, किसी वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में होता है? भार में होता है, और भार में परिवर्तन होगा उसके गुरुत्व, वहाँ पर जी के मान के आधार पर, वहाँ पर स्मॉल जी का मान कितना हो रहा है उसके आधार पर बदलेगा। तो भैया अगर इसमें आपसे पूछा गया है 27 नंबर क्वेश्चन में कि अपरिवर्तित रहेगा, अधिक परंतु सीमित, शून्य, असीमित, तो ये सब गलत बातें हैं। सही होगा आपका अपरिमित, अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें होगा ही नहीं। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा गया है कि कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? तो कण बोसॉन का नाम भैया एक हमारे यहाँ के भारतीय वैज्ञानिक हुआ करते थे, सत्येंद्रनाथ बोस। कौन होते थे? सत्येंद्रनाथ बोस। तो सत्येंद्रनाथ बोस जो थे उन्हीं के नाम पर उन्होंने ही ये खोज किया हुआ था, उन्होंने ये पता लगाया था कि बोसॉन नाम का कण का पता लगाया था, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर, आप लोग जानते ही हैं भाई, जो वैज्ञानिक खोज करता है उसी को श्रेय देने के लिए हम लोग उसके नाम पर रख लेते हैं। तो एस.एन. बोस, सत्येंद्रनाथ बोस जो थे उन्हीं के नाम पे बोसॉन कण रखा गया। अब जरा बात कर लेते हैं एस.एन. बोस थे कौन। तो ये जो सत्येंद्रनाथ बोस थे, सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, ये जो भैया सत्येंद्रनाथ बोस थे, ये बहुत ही बड़े गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। इतने बड़े गणितज्ञ तो बहुत बड़े थे, और गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री दोनों थे। ये गणितज्ञ भी थे प्लस भौतिक शास्त्री भी थे, भौतिक शास्त्री भी थे। अब समझ लीजिए इतने बड़े ये गणितज्ञ थे कि आइंस्टाइन की लैब में इनको जेसी बोस को रखा गया था कि जब गणित के कैलकुलेशन आ जाते थे तो आइंस्टाइन सीधे सीधे क्या करता था, लो भैया सत्येंद्रनाथ बोस इसको तुम निपटाओ, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए ये बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे हमारे, कौन? ये सत्येंद्रनाथ बोस। इन्हीं को, ये भौतिक शास्त्री भी थे, बहुत सारे नियम ये दोनों लोग मिलकर के खोते। आप लोग एक नाम और सुने होंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ की चौथी अवस्था अगर हम लोग देखें तो प्लाज्मा है, पांचवी अवस्था जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, बी ई कंडेंसेट, कंडेंसेट। ये जो अवस्था है इसे भी बोस ने ही खोजा था। बाद में आइंस्टाइन को चेक करने के लिए दिया तो आइंस्टाइन भी अपना नाम लगा लिए कि भैया हम हो इस खोज में थे बहुत बड़े वाले, हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। तो इनका कुछ हाथ तो नहीं था। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है पदार्थ की अवस्था, इसको भी किसने खोजा था? हमारे सत्येंद्रनाथ जी ने खोजा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मेरे भैया, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। अब भैया रेटिना पर अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो याद रखिएगा कि ये प्रतिबिंब भैया वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, चलिए क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सब प्रकाश में बात की जाएगी ना। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, जरा पढ़ लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। देखिए यही बात अभी मैं आपको समझा रहा था, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, विषुवत रेखा, पृथ्वी के केंद्र पर। देखिए बिल्कुल सही है। अगर आप
सतह की बात करेंगे, अगर सतह की बात करेंगे तो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में जाएंगे भार अधिक होगा, लेकिन विषुवत रेखा पे आएंगे तो उसका भार क्या होगा, न्यूनतम होगा। लेकिन यहां पर जो कहा गया है वो कह रहा किसी वस्तु का भार उस समय क्या होगा जब उसे रखा जाए, तो रखा कहाँ जाए, उसी को पोल की साइज पे रखिए। तो अगर उसे पृथ्वी के केंद्र में रख रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र में रख रहे हैं, इसके और इसके के एकदम बरोबर वाले भाग पृथ्वी के केंद्र में रख रहे हैं, तो इसका भार जो होगा वो न्यूनतम अर्थात ये शून्य लगभग हो जाएगा, न तो इधर जाएगा और न तो इधर जाएगा। जैसे आप चुंबक लेते हैं तो चुंबक में देखिए इधर साइड या इधर साइड कोई चीज चिपकाएंगे चिपकता है, लेकिन जैसे ही बीच में पहुंच जाएंगे तो न तो इधर जाता न तो इधर जाता, इधर रहेगा तो इधर 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 ऐसे खींचता रहता है, लेकिन इधर पर वो नहीं खींचता, तो ये जीरो हो जाता है। आप कभी कोई लोहे की कण लेके देखेंगे, इधर इधर चिपकाएंगे चिपकेगा, लेकिन इधर चिपकाएंगे या तो इधर भागेगा या तो इधर भागेगा, लेकिन एकदम बीच में अगर आप ला देंगे तो ऐसे ही रुका रहेगा, लेकिन वो कहीं भी भागेगा नहीं। तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है भैया, सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। स्टीफन हॉकिंस है एक, क्या आप लोग जानते ही हैं स्टीफन हॉकिंस वही वाला आदमी जो एकदम मराइल हो गया था, जानते हैं कि एकदम एक कुर्सी पर बैठा रहता था, बहुत बड़ा खगोल शास्त्री था, भौतिक व खगोल विज्ञान का बहुत बड़ा जानकार था। आप लोग जानते होंगे ये वैज्ञानिक थे, पहले ये बता दूं ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी आप लोग जानते हैं ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी वाला। तो बिग बैंग थ्योरी का इन्होंने बहुत ही, बिग बैंग थ्योरी को समझाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो समझ लीजिए कि एक और थ्योरी क्या कहते हैं इसको, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल, दोनों को समझाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, किसका, आपके स्टीफन हॉकिंस का। तो ये एक वैज्ञानिक थे और ये क्या क्या थे, खगोल और भौतिक शास्त्र थे। तो ये इन्होंने क्या क्या दिया था, तो इन्होंने दो चीजें दी थी, एक ब्लैक होल और एक बिग बैंग थ्योरी को समझाने में। एक बात और कभी आपसे पूछ सकता है कि स्टीफन हॉकिंस की एक किताब है, स्टीफन हॉकिंस की एक किताब है जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अ ब्रीफ, ये स्क्रीन पर बहुत अच्छे लिखते नहीं बन रहा है, तो आप लोग इसे समझ जाइएगा, है ना। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ, थोड़ा गलत हो गया, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक 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 ठीक, अ ब्रीफ, अरे बहुत मोटा चल रहा है यार, थोड़ा पतला कर देता हूँ। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इन्होंने बहुत ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो बहुत खतरनाक खतरनाक बातें हैं। तो इन्होंने, इनकी एक ये बुक है स्टीफन हॉकिंस की, परीक्षाओं में पूछता है स्टीफन हॉकिंस की उस प्रसिद्ध बुक का नाम बताइए, तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। कुचालक का मतलब होता है जिसमें, जैसे ताप का कुचालक मतलब ऐसी वस्तु जिसमें ताप न ऐसे जा पाए, ताप का संचालन न हो पाए, ताप का हो गया कुचालक। सुचालक का मतलब होता है जिसमें अच्छे से जा पाए, अच्छे से चालक हो, जो अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह गमन पर। जैसे आप सब्जी वगैरह बना रहे होते हैं तो देखते हैं कढ़ाई में सब्जी को ऐसे ऐसे करछुल को अपने ऐसे चलाते वक्त कुछ देर बाद क्या हो जाती है, करछुल गर्म हो जाती है। इसका मतलब वो जो करछुल जिस धातु की बनी है उसमें ऊष्मा, वह ऊष्मा का सुचालक अर्थात उसमें ऊष्मा संचरण कर सकती है। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बिजली का कुचालक है, अर्थात जिसमें बिजली अगर डालेंगे तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर ताप उसमें चलाएंगे तो ताप का वो सुचालक है। ऐसा पदार्थ है अभ्रक, ऐसा पदार्थ है आपका अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा पदार्थ है जिसकी चालकता का अगर हम रेंज देखें तो 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻22 प्रति ओम प्रति सेकंड होता है, प्रति ओम प्रति सेकंड होता है ना, सेकंड पर भी -1, प्रति ओम प्रति सेकंड होता है इसी का, समझ रहे हैं। तो अधिकांश कार्बनिक ऐसे होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को नहीं लेना,
ग्रेफाइट को लोगे तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए ठोस हो गया, लकड़ी हो गई, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, इनमें ऐसे होता है विद्युत धारा का प्रवाहित होता है। लेकिन अगर धातुएं इसमें देखें तो जो जिसमें धातु, जैसे धातु में जिसमें बिजली जाती है उसे सुचालक कहेंगे, जिसमें नहीं जाती उसे कुचालक कहेंगे। जैसे कॉपर और चांदी है, ये सब क्या है, सुचालक है। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन में आइए। कह रहे हैं पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है। पास्कल किसकी इकाई है, सभी बच्चों को आना चाहिए। पास्कल भैया आपके दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? आपके दाब की इकाई। ठीक, लोअर पीसीएस पे पूछा गया था। 34 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन है? तो प्राथमिक रंग क्या होता है? आरबीजी होता है, आप जानते हैं आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन। लाल भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, मतलब ये सही है, सभी सही हैं। इसमें सभी होगा आपका, ये ऑप्शन आपका होगा डी वाला, उपरोक्त सभी आरबीजी। देखिए प्राथमिक कलर क्या होता है पहले आप जान लीजिए। प्राथमिक कलर ऐसे कलर होते हैं जिसके मान लीजिए इनके संयोग से रंग नहीं बनाए जाते हैं। जो संयोग से अन्य रंग मान लीजिए मिला दें, कोई दूसरा रंग मिला दे तो प्राइमरी रंग नहीं बन पाता है, उसे हम लोग प्राइमरी रंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो साइड जो मिरर होते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो आप सब जानकारी होगी ही होगी, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। उत्तल दर्पण क्यों लगाया? ताकि दूर तक की वस्तुओं को समेट करके दिखा पाए, दूर तक की वस्तुओं को समेट करके वो वाइजर में दिखा पाए, जिससे वो लोग अपना डिसीजन ले सकें गाड़ी किधर मुड़ानी किधर नहीं मुड़ानी। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। 36 नंबर फिर लिखा गया है डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। अभी कुछ उस वाले पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था आप सबको कि डायनेमो जो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, डायनेमो क्या करता है भैया, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। फैराडे इसके खोज करता है, फैराडे इसके खोज करता है। इन्होंने एक नियम दिया था, उस नियम का नाम आप सबको याद है कि नहीं भैया जी? उसका नाम आप सबको याद है कि नहीं? नहीं याद है, सब भूल गए। उन्होंने वैद्युत ऊर्जा का खोज करते वक्त एक नियम दिया था। वैद्युत ऊर्जा का खोज करते वक्त उन्होंने एक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था, क्या नाम था उसका? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम था? विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यही नियम था उनका। ठीक है बाबूजी, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को खोज किए थे, फैराडे ने खोज किया था। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन? डायनेमो। इसी का एक और नाम बताता है एसी जनरेटर। ठीक, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, बर्फ की गुप्त उष्मा है। बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है भाई? ये सब चीजें एकदम सरल सरल हैं। बर्फ की जो गुप्त उष्मा होती है वो क्या होती है? बर्फ की गुप्त उष्मा क्या होती है? वेरी इजी क्वेश्चन, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बस बर्फ को ही शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। बर्फ को ही क्या कहा जाता है? शुष्क CO2, शुष्क CO2। ठीक, चलिए अगला 38, निकट दृष्टि दोष संबंधित होता है। अब भैया सही बात है, निकट दृष्टि दोष दूर की वस्तु नहीं सही दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष निकट की वस्तु सही नहीं दिखाई देगी। अब बताओ निकट दृष्टि दोष तो कौन सी वस्तु सही, क्या इसमें सही हो जाएगा? बोलिए, निकट दृष्टि दोष तो क्या सही नहीं दिखाई देगा? दूर की वस्तु का सही दिखाई नहीं देगा। इसमें विकल्प आपका सही है बी वाला। ठीक, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी तो कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक, और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, निकट दृष्टि। निकट और दोनों तो जरा दूरदर्शिता हो जाएगी। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कहा है कि किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता जाननी है तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है भाई। अगर किसी जगह की आर्द्रता जाननी है
तो उसके लिए आपको लगानी पड़ेगी हाइग्रोमीटर। क्या लगानी पड़ेगी? हाइग्रोमीटर। ठीक। आज का आखिरी और अगला प्रश्न मेरे दोस्त, 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन। क्या है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? इजी क्वेश्चन है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। चलिए, आज की प्रैक्टिस सेट यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, देखते रहिए। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय।